हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हमारी क्रॉनिकल सीरीज मई मंथ की जो हमारी मैगजीन चल रही है समसमाई की, इसमें आज हमारा पार्ट 11 है। तो पार्ट 10 कंप्लीट हो चुके हैं, आप जाकर के बैक में देख सकते हैं आप, क्योंकि मैं डेली करा रही हूँ ये, तो डेली मैं कंप्लीट करा रही हूँ। तो मई मंथ चल रहा है हमारा, तो आज हम पार्ट 11 करेंगे। पार्ट 11 में हम सार संक्षेप करेंगे। तो पार्ट 10 में मैंने 2-3 टॉपिक एक साथ कवर करा दिए थे। पहले मैं 1-1 टॉपिक करा रही थी, तो बहुत है ना, एकदम छोटे छोटे से टॉपिक थे वो। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो फटाफट कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें और भी मंथ्स कंप्लीट करने हैं बैक के, तो इसलिए मैंने 2-3 जो है ना इकट्ठे करा दिए। तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, आप उसे देख सकते हैं। और आपको करंट का तो पता ही है कि आप 2-3 बार अगर करंट को सुन लेंगे या पढ़ लेंगे तो वो अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। तो आपको बस ये करना है कि आपको मेरे वीडियो को 2 से 3 बार सुन लेना है, तो उसके बाद आपको ना अपने आप ही वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। तो उसको रटना तो वैसे भी नहीं होता है हमें, तो बस कुछ चीज़ें हमें ध्यान हो जाती है अगर हम 4-5 बार किसी चीज़ को सुन लेते हैं। तो बस आपको इस वीडियो को भी सुन लेना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको पता ही है कि मैं पूर्वावलोकन सीरीज करा रही हूँ पॉलिटिकल साइंस की और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अब लगभग फिनिश होने वाली है। 1-2 दिन में ये फिनिश हो जाएगी। और अब मैं इसके बाद यूथ कॉम्पिटिशन की आपके सॉल्व पेपर्स कंप्लीट कराऊंगी, तो वो भी बहुत फास्ट फॉरवर्ड में कराऊंगी, क्योंकि सिर्फ सॉल्व पेपर कराऊंगी तो उसमें आपको पता है सॉल्व पेपर में पीवाईक्यूज होते हैं। तो पीवाईक्यू करना इस टाइम हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जितना ज्यादा पीवाईक्यू करेंगे ना, उतने ही हमारे एग्जाम को निकालने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एग्जाम पास आउट करना है तो उसके लिए पीवाईक्यू सबसे ज्यादा लगाना है, टेस्ट लगाना है। तो मैं आपको टेस्ट भी अभी प्रोवाइड कराने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो मैं, क्योंकि अभी पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चल रही है, तो अब मैं सॉल्व पेपर्स के फॉर्म में आपको जो है ना ज्योग्राफी और साइंस लेकर स्टार्ट करने वाली हूँ और हिंदी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी से हम पॉलिटिकल साइंस भी खत्म कर लेंगे, ताकि हम एक और सब्जेक्ट शुरू कर पाए। और मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री तो फिनिश ही होने वाली है। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना ये शुरू करते हैं। तो आपको पता ही है, मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको कि एक मेरा सुबह वीडियो आता है 8 बजे, जिसमें पॉलिटिकल साइंस या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से कोई भी आ जाता है। और दोपहर को 12 बजे ये क्रॉनिकल आपकी फिक्स है, 12 बजे क्रॉनिकल का करंट अफेयर आता ही आता है। तो मई मंथ चल रहा है हमारा, इसे भी हम बहुत जल्दी खत्म करने के बाद अप्रैल वाला मैगजीन शुरू कर देंगे। और उसके बाद शाम को आपकी 4 और 5 बजे, एक 4 या फिर 5 बजे, वैसे कोशिश रहती है कि मैं 4 बजे ही अपलोड करूँ, तो 4 बजे आपका एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी एक वीडियो आपका आ जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो मैंने आपको सारा बता दिया है और जल्दी जल्दी इनको कवर करने के बाद हम नए सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का है हमारा सार संक्षेप। तो सार संक्षेप में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे चर्चित व्यक्तियों की। तो चर्चित व्यक्तियों में पहला नाम है तनुष्का सिंह का। तो मार्च 2025 में लखनऊ की तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी। तो ये न्यूज़ थोड़ी सी याद करने लायक है। तनुष्का सिंह का नाम याद रखिए, ये याद रखिए कि लखनऊ की है तनुष्का सिंह, और ये भारतीय वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है। ठीक है, वो अंबाला एयरबेस कैंप में इस समय तैनात है। तमिलनाडु स्थित वायुसेना अकादमी में ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें कमीशन दिया गया है। ठीक है, उन्होंने हॉक MK-132 विमान पर 1 साल तक पायलट के रूप में प्रशिक्षण लिया। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पे याद रखना है कि तनुष्का सिंह लखनऊ की हैं और भारतीय वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली पायलट बनी है। ठीक है, इयाल जमीर। ठीक है, तो मार्च 2025 में इयाल जमीर ने इजराइल रक्षा बलों IDF के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, इस पद पर उन्होंने हाजी हलेवी का स्थान लिया है। अब बात करते हैं कृष्णा जयशंकर की। मार्च 2025 में 22 फरवरी कृष्णा जयशंकर माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2025 में नया कीर्तिमान रचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो जो भी आपका पहला होता है ना, वो जरूर इंपॉर्टेंट होता है और उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि एग्जाम पे आए। तो हमें याद रखना है, कृष्णा जयशंकर जो कि 22 वर्ष की हैं, वो माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2025 में नया कीर्तिमान रचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कृष्णा जयशंकर ने अंतिम थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। इन्होंने इंडोर शॉटपुट में 16.3 मीटर का आंकड़ा प्राप्त किया है। कृष्णा ने 15.54 मीटर का पिछला भारतीय इंडोर रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, पूर्णा राव राणे ने वर्ष 2023 में अमेरिकी एथलीट कॉन्फ्रेंस इंडोर चैंपियनशिप में ये रिकॉर्ड बनाया था, जिसे कृष्णा जयशंकर ने तोड़ दिया। ठीक है, अमेरिका की माया लेसनर ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि अमेरिका की ही गैब्री मोनस ने रजत पदक जीता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नियुक्तियों की कि किन की नियुक्ति हुई है। तो यहाँ पहला नाम दिया है अजय सेठ का। कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है, IAS अधिकारी अजय सेठ को वित्त मंत्रालय का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको वित्त आयोग पढ़ाया था, तो उसमें मैंने पूछा था कि वित्त मंत्रालय के
तो हमें बस इतना याद रखना है यहाँ पे कि अजय सेठ जो हैं वो वित्त मंत्रालय के नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं और वे तुहिन कांत पांडे की जगह लेंगे। ठीक है, हाल ही में तुहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का चेयरमैन नियुक्त किए जाने के बाद वित्त सचिव का पद रिक्त हो गया। तो भाई ये भी याद रखिए कि तुहिन कांत पांडे जो है वो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन नियुक्त हो चुके हैं। ठीक है, सीनियर ब्यूरोक्रेट अजय अपने कुशल मैनेजर में अनुभव के लिए जाने जाते हैं। अजय सेठ ने इकोनॉमिक अफेयर में सचिव के पद पर रहते हुए देश की आर्थिक नीतियों को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अजय सेठ को साल 2013 में प्रधानमंत्री प्रशासकीय उत्कृष्टता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब आते हैं क्रिस्टी कोवेट्री पे। ठीक है, तो क्रिस्टी कोवेट्री को ग्रीस के कोस्टा नवारिनो में हुई 144वीं आईओसी बैठक में इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन आईओसी की नई अध्यक्ष चुना गया है। तो ये याद रखना है, वो आईओसी की 10वीं अध्यक्ष बनी है और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और अफ्रीकी सदस्य हैं। कोवेट्री 23 जून 2025 से पदभार ग्रहण करेगी, जबकि वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉक अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद मानद अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नेटुम्बो नंदी नदैतवा ने नंगोलो मुम्बुआ की जगह लेते हुए नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ये याद रखना है कि भाई नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो नेटुम्बो नंदी नदैतवा बनी है। ठीक है, नवंबर के चुनावों में उन्हें 58% वोट मिले थे। नंदी नदैतवा के उद्घाटन के साथ सारा कुगोंगेलवा अमाधिला को नामीबिया की संसद की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो देश में महिला नेतृत्व के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है अशोक सिंह ठाकुर। तो अशोक सिंह ठाकुर को 22 मार्च 2025 को नई दिल्ली में हुई वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान सफल चुनावों के बाद 3 वर्ष की अवधि के लिए INTEC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। INTEC भारत का प्रमुख विरासत संरक्षण संगठन है, जिसका औपचारिक गठन 27 जनवरी 1984 को हुआ था। ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक राष्ट्रीय पंजीकृत सोसाइटी है। ठीक है, अब बात करते हैं अजय भादु की। तो भारत सरकार ने अजय भादु को 3 मार्च 2025 से सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है। वे वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ ये पद भी संभालेंगे। अजय भादु की नियुक्ति ऐसे समय हुई जब सरकारी ई मार्केट प्लेस को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा संचालित अगली पीढ़ी के डिजिटल मार्केट प्लेस में परिवर्तित किया जा रहा है। अब आते हैं डॉक्टर मयंक शर्मा पे। तो डॉक्टर मयंक शर्मा 1 मार्च 2025 को डॉक्टर मयंक शर्मा ने देश के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के रूप में पदभार ग्रहण किया। वो भारतीय रक्षा लेखा सेवा IEDAS के 1989 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय UNODC, संयुक्त राष्ट्र अपराध रोकथाम एवं आपराधिक न्याय आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग में वैकल्पिक स्थायी प्रतिनिधि के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है विद्या बालन। तो फेडरल बैंक ने अभिनेत्री विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ये घोषणा मुंबई में एक विशेष समारोह में की गई, जहां सुश्री बालन को बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO KVS मणियन के द्वारा एक स्मारक स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। ये साझेदारी टेलीविजन विज्ञापनों और डिजिटल अभियानों सहित विभिन्न विपणन पहलों तक फैलेगी, जिससे बैंक अपने हितधारकों के साथ मजबूत जुड़ाव बना सकेगा। नेक्स्ट है अतुल कुमार गोयल। तो अतुल कुमार गोयल को भारतीय बैंक संघ IBA का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। उनके पास व्यापक बैंकिंग अनुभव है। 2022 से 2024 तक पंजाब नेशनल बैंक PNB और यूको बैंक के MD और CEO के रूप में अतुल कुमार गोयल जो है वो कार्य कर चुके हैं। इलाहाबाद बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में वो महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने सेवाएं भी दी हैं। अब आते हैं विकास कौशल पर। तो सरकार ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में विकास कौशल को 5 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है। 53 वर्षीय कौशल, जो पहले किरनी में ऊर्जा और प्रक्रिया उद्योगों के लिए वैश्विक नेता के रूप में कार्यरत थे, राज्य द्वारा संचालित तेल रिफाइनरी का नेतृत्व करने वाले पहले निजी क्षेत्र के कार्यकारी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिश्चियन स्टॉकर।
क्रिश्चियन स्टॉकर को ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में शपथ दिलाई गई, जो ऑस्ट्रेलियाई पीपल्स पार्टी, सोशल डेमोक्रेट्स और उदारवादी नियोस द्वारा गठित 3 पार्टी गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ये गठबंधन फ्रीडम पार्टी की सत्ता से बाहर रखता है, जिसने 29 सितंबर के चुनावों में सबसे अधिक वोट प्राप्त किए थे। ऑस्ट्रेलियाई चांसलर कार्ल नेहमर के पद से इस्तीफा देने के बाद ऑस्ट्रेलियाई पीपल्स पार्टी के महासचिव क्रिश्चियन स्टॉकर को अंतरिम नेता के रूप में नामित किया गया था। अब बात करते हैं तुहिन कांत पांडे की। तो वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये न्यूज अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं और वे मात की पुरीबुच का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी को समाप्त हो गया। पांडे की नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो के लिए की गई है। अब आते हैं डॉक्टर अंजू राठी राणा पे। तो डॉक्टर अंजू राठी राणा को विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये याद रखना है भाई, ठीक है, कि पहले महिला सचिव नियुक्त हुई हैं अंजू राठी राणा, विधि एवं न्यायालय मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग की, ठीक है, जो वरिष्ठ सरकारी भूमिकाओं में लैंगिक विविधता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। उन्होंने ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें कानूनी सुधारों और न्यायपालिका में लैंगिक प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब हम चर्चित व्यक्ति पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे निधन की, किसके किसके जो है ना निधन हो चुके हैं। तो रमाकांत रथ, प्रसिद्ध ओडिया कवि और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित रमाकांत रथ का 51 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में निधन हो गया, जिसमें ओडिया साहित्य पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा है। ओडिशा के पूर्व मुख्य सचिव और साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष, उनकी प्रतिष्ठित कृति श्री राधा और अन्य कविताओं ने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया, जिससे उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान, वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का नई दिल्ली में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता थे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सतह परिवहन और कृषि के केंद्रीय मंत्री के रूप में सेवा की। वे उड़ीसा के देवगढ़ से 2 बार सांसद के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट है जॉर्ज फोरमैन, प्रसिद्ध अमेरिकी मुक्केबाज और 2 बार के विश्व हैवीवेट चैंपियन जॉर्ज फोरमैन का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे अपने करियर के अंतिम चरण में जॉर्ज फोरमैन ग्रिल के लिए भी जाने जाते थे। अब बात करते हैं पुरस्कारों की। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 22 मार्च 2025 को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वे ये पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक होंगे। 88 वर्षीय लघु कथाकार, कवि और निबंधकार, जिन्हें हिंदी भाषा के सबसे महान समकालीन लेखकों में से एक माना जाता है, ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले 12वें हिंदी लेखक है। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ से ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर। आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन और जाने माने उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला को बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुमार मंगलम बिड़ला ने नालको के एल्युमिनियम और कॉपर कारोबार का विस्तार करने के लिए 45,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा करी है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके साथ ही इन्होंने ईवी मोबिलिटी और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। अब बात करते हैं महाराज भूषण पुरस्कार की। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन तैयार किया, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, को महाराज भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 100 वर्ष की आयु में उन्होंने महात्मा गांधी, सरदार पटेल, कैंपे गौड़ा की प्रतिष्ठित मूर्तियां बनाई और वर्तमान में मुंबई में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा तैयार कर रहे हैं। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया। ठीक है, तो ये आपको पता है कि मॉरिशस का ये नागरिक सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। ये 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो उन्हें किसी अन्य देश के द्वारा प्रदान किया गया है। इस अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम ने कहा
कि मोदी 5वें विदेशी नागरिक है जिन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। अब बात करते हैं ब्रिज इंडिया का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में। तो तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में लंदन स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया द्वारा सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह की मेजबानी ब्रिटिश भारतीय सांसद नवेंदु मिश्रा ने की और इसमें सांसदों, लॉर्ड्स, राजनयिकों और भारतीय समुदाय के नेताओं ने भाग लिया है। अब आते हैं अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान 2025 पे। तो 5 मार्च 2025 को राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी ललिता ठाकुर को नई दिल्ली में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ललिता ठाकुर को इस सम्मान से सम्मानित किया। ललिता ने कबड्डी खेल की शुरुआत वर्ष 2008 में साई स्पोर्ट्स हॉस्टल धर्मशाला से की। वो वर्ष 2017 के फेडरेशन कप पे हिमाचल प्रदेश महिला कबड्डी टीम की कप्तान रही है। रामनाथ गोयन पुरस्कार 2025। तो टीवी चैनल आज तक की मृदुलिका झा को 2025 में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयन पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो हरियाणा के युवाओं के द्वारा अमेरिका में अवैध प्रवेश के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डुंकी रूट की उनकी कवरेज के लिए है। 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में एक समारोह में 2025 के रामनाथ गोयन पुरस्कार 20 श्रेणियों में 27 पत्रकारों को सम्मानित किया है। नेक्स्ट, तो 97वां वार्षिक अकादमी पुरस्कार। तो 2 मार्च 2025 को अमेरिकी फिल्म उद्योग के सर्वाधिक प्रतिष्ठित 97वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार लॉस एंजलिस अमेरिका में प्रदान किए गए हैं। मुख्य पुरस्कार एवं इसके विजेताओं का विवरण निम्नवत है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है अनोरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है एड्रियन बॉडी, फिल्म द ब्रूटलिस्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है मिकी मैडिसन, फिल्म अनोरा, सबसे सहायक अभिनेता है किरण कल्किन, फिल्म द रियल पेन, सबसे सहायक अभिनेत्री है जो सल्दाना, फिल्म एमिलिया पेरिस, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है सीन बेकर, फिल्म अनोरा, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म है फ्लो, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म इन द शैडो ऑफ द साइप्रस, सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी द बुटलिस्ट, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म है द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म है आई एम नॉट अ रोबोट, सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक है ओरिजिनल सॉन्ग एल मॉल। ठीक है, अब बात करते हैं बनारस लिट फेस्ट अवार्ड की। तो इंडियन एक्सप्रेस के मुख्य संपादक और लेखक राजकमल झा ने दिल्ली में बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड्स में अपने उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड श्रेणी में बनारस लिट फेस्ट अवार्ड जीता, जो समकालीन भारत की सामाजिक वास्तविकताओं की गहन जांच करता है। बनारस फिटलेस 2025 में हिंदी साहित्यकार काशीनाथ सिंह को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जो 7 से 9 मार्च 2025 तक बनारस में आयोजित होगा। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। कैरेबियाई देश बारबाडोस ने कोविड-19 महामारी के दौरान रणनीतिक नेतृत्व और बहुमूल्य सहायता के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। बारबाडोस के ब्रिज टाउन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पुरस्कार भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने ग्रहण किया। ये सम्मान भारत और बारबाडोस के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों को रेखांकित करता है, साथ ही विशेष रूप से संकट के समय में सहयोग और विकास के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं आईफा अवार्ड 2025 की। ठीक है, तो आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन 8 से 9 मार्च को जयपुर में हुआ है, ये याद रखना है, जिसमें लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और किरण राव को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और नितांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। विजेताओं की सूची। तो मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए, मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला
नीतांशी गोयल लापता लेडीज के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन किरण राव को लापता लेडीज के लिए, नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है राघव जुयाल किल के लिए, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला है जानकी बोदीवाला शैतान, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष रवि किशन लापता लेडीज, लोकप्रिय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कहानी है मूल विप्लव गोस्वामी लापता लेडीज, सर्वश्रेष्ठ कहानी रूपांतरित श्रीराम राघवन अरिजीत विश्वास पूजा लागा सुरती अनुकृति पांडे मैरी क्रिसमस, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डेब्यू कुणाल खेमू मडगांव एक्सप्रेस, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू पुरुष लक्ष्य लालवानी किल, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू महिला प्रतिमा राटा लापता लेडीज। एशियाई सिनेमा 2025 की बात कर लेते हैं तो मार्च 2025 में एशियाई सिनेमा के प्रतिष्ठित एशियन फिल्म अवार्ड्स का आयोजन हांगकांग में किया गया। पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। संध्या सूरी की फिल्म संतोष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शहाना गोस्वामी और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संध्या सूरी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। रामसर पुरस्कार 2025 तो हाल ही में डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को वैलेंटाइन वाइज यूथ श्रेणी में प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार प्रदान किया गया। वो ये पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है। इनको आर्द्रभूमि की दुनिया में महिला परिवर्तनकर्ता के रूप में 12 महिलाओं में शामिल किया गया। इस सूची की घोषणा रामसर सचिवालय गैलेंट स्विट्जरलैंड ने की है। रामसर सम्मेलन एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। ठीक है। 2018 रामसर सम्मेलन ने लिंग और आर्द्रभूमि पर प्रस्ताव अपनाया जिसमें महिलाओं की आवश्यकताओं पर ध्यान देने पर जोर दिया गया है। 2024 रामसर सचिवालय ने आर्द्रभूमि की दुनिया में पहला परिवर्तनकर्ता का पहला संस्करण जारी किया। अब बात करते हैं सैन्य अभ्यास पे। धर्म गार्जियन 2025 ये भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का छठा संस्करण है जो 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक जापान के पूर्वी फूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत संयुक्त शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देते हुए दोनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ाना है। अब आते हैं खंजर 12 पे। ठीक है। भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का उद्घाटन किर्गिस्तान के टोकमोक में हुआ जो 10 से 23 मार्च 2025 तक चला। यह अभ्यास शहरी युद्ध आतंकवाद विरोधी रणनीतियों और सटीक निशाना साधने पर केंद्रित है जिससे दोनों देशों के विशेष बलों के बीच अंतर संचालन क्षमता और सैन्य सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। श्री ड्रैगन 2025 ये बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 4 से 19 मार्च 2025 तक पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट के पास आयोजित किया गया। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े द्वारा आयोजित इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स और रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करना और सामरिक समन्वय को बढ़ाना है। नेक्स्ट है वरुण 2025 तो भारत और फ्रांस के बीच ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 19 से 22 मार्च 2025 तक भारतीय महासागर में आयोजित किया गया। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने और संयुक्त संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं प्रमुख अभियानों की। तो डिजिटल डिटॉक्स पहल तो भारत की पहली डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियंका मारे शैतानी कर रहे हो आप, है ना। चलो अभी जाओ, मम्मा क्लास ले रही है ना। गो नीचे जाइए। तो फिर आवाज नहीं करिए, शांत रहिएगा। ओके। सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। डिजिटल डिटॉक्स पहल भारत की पहली डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने बियॉन्ड स्क्रीन्स नामक भारत की पहली इंडस्ट्री प्रेरित डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की जो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के सहयोग में जिम्मेदार गेमिंग और डिजिटल उपयोग को बढ़ावा देती है। GFX 2025 में घोषित इस पहल के तहत डिजिटल डिटॉक्स केंद्र और वेबसाइट स्थापित किए जाएंगे जिसमें तकनीक के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट
हिफाजत। पंजाब सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के पीड़ितों को त्वरित सहायता और सुरक्षा प्रदान करना है। इस परियोजना के तहत 181 महिला हेल्पलाइन और 1098 बाल हेल्पलाइन को सशक्त बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट हिफाजत विभिन्न सरकारी विभागों के सहयोग से काम करेगा, जिसमें पंजाब पुलिस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग शामिल है। ये पीड़ितों को कानूनी सहायता, चिकित्सा सेवाएं, पुनर्वास और परामर्श प्रदान करेगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट हक की। तो HDFC बैंक और भारतीय वायुसेना ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य रक्षा पेंशन भोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता और सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रारंभ में 25 केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, गुवाहाटी, जोधपुर और अन्य शहर शामिल हैं। अब बात करते हैं राजीव युवा विकासम। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा परिसर में राजीव युवा विकासम योजना शुरू करी, जिसका उद्देश्य राज्य में 5 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। सरकार ने इस पहल के लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो युवा सशक्तिकरण और आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। नेक्स्ट है शिष्टाचार। दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ की रोकथाम के लिए एक दस्ता शिष्टाचार शुरू किया, जिसकी कम से कम 30 टीमें राष्ट्रीय राजधानी में विशेषकर संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है। इसका मकसद उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश लगाना एवं सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये स्क्वाड्स पुरुष और महिला अधिकारियों की संयुक्त टीमों के रूप में काम करेगी, जो गश्त, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और छेड़खानी विरोधी कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना मोबाइल ऐप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को इंटर्नशिप के लिए सुगम और पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया प्रदान करना है। इसमें उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस, आधार फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा आसान पंजीकरण और रियल टाइम अपडेट की सुविधा शामिल है, जिससे उम्मीदवार नए अवसरों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐप शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को पाटने, युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने और उद्योगों को कुशल कार्यबल से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी न्यूज पुस्तक। तो द पेशेंट इन बेड नंबर 12, ये बुक है आपकी राज कमल झा की। गार्डन्स कॉम्प्लेक्स, संजना संधियन। द ड्रीम होटल है लैला लालामी। पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, मदन मोहन सती। टू द 7th जनरेशन, द जर्नी ऑफ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, डॉक्टर VI मथन। ठीक है, लियो द अनटोल्ड स्टोरी है PS रमन की। तो ये कुछ बुक्स हैं जिनके आपके नाम दिए हुए हैं और उनके वो दिए, तो थोड़ा सा इनको 4-5 बार देख लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख सम्मेलन और समारोह की। तो साहित्य अकादमी साहित्यिक महोत्सव 2025 7 से 12 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के रविंद्र भवन में आयोजित इस वार्षिक महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। इस महोत्सव में 23 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए तथा प्रख्यात लेखक और विद्वान उपमन्यु चटर्जी ने। फिर आप शैतानी कर रहे हो ना, आप जाओ नीचे, चलो। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मेलन की। तो 8 मार्च 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित महिला नेताओं ने भाग लिया। अब आते हैं 10वां रायसीना डायलॉग 2025 पर। तो 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने संयुक्त रूप से किया। इस वर्ष का विषय था कालचक्र, लोक, शांति और पृथ्वी। अब कुछ महत्वपूर्ण दिन और दिवस हैं जो कि मार्च महीने के दिए हुए हैं, इसमें तो हम पढ़ लेते हैं। तो 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को हम विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस 2025 भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखने हैं कि ये जो तीनों दिवस हैं, ये तीनों के तीनों मनाए जाते हैं 1 मार्च को। ठीक है,
अब आते हैं 3 मार्च पे। तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस भी मनाया जाता है और विश्व श्रवण दिवस भी, जिसमें से आपका वन्यजीव दिवस इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिए कि 3 मार्च को वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं 4 मार्च की। तो 4 मार्च को देश भर में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 2025 का इसमें जो है ना 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 2025 का विषय है एक्शन को तेज करें। क्या करें? एक्शन को तेज करें, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। नो स्मोकिंग डे 2025 का विषय है अनमास्किंग द अपील, धूम्रपान के आकर्षण को उजागर करना। ठीक है। अब 18 मार्च को आयुध निर्माणी दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को हम विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को पारसी नववर्ष भी मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ तक हमने फिनिश कर लिया है। अब खेल वाला टॉपिक हम कल करेंगे। ठीक है। तो आज वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हमने आज सार संक्षेप कंप्लीट कर लिया है। अब हमको खेल टॉपिक करना है, जो हम आपके कल के पार्ट में करेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो ये पसंद आया होगा। तो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी ये यूजफुल रहा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को स्टडी विद अनु के साथ बने रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।